मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे जो वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस हैं उनके रिगार्डिंग ये प्रोविजंस हैं, उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वो जो कंडीशन जहाँ पे वर्किंग कंडीशन इक्वल है, टर्म कंडीशन सब इक्वल हैं, तो उन केसेस में वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए दो एम्प्लॉयड पर्सन के बीच में। हालांकि जो मोस्ट कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है इस टर्म को सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन में, जो जेंडर पे गैप है अपना, मेल और फीमेल को जो डिफरेंट पे दी जाती है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, काम सब एक करते हैं लेकिन पे में उनका डिफरेंसेज है, वेजेस में उनका डिफरेंस है, तो ये टर्म उसके लिए यूज़ की जाती है कि इंडस्ट्री में जितने भी वर्कर्स हैं वो चाहे मेल हो फीमेल हो, पे उनको इक्वल मिलेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का जो क्लासिफिकेशन है एम्प्लॉयर कर सकते हैं और करते भी हैं, उसमें कुछ है अपनी बेसिक: परमानेंट, टेम्परेरी, प्रोबेशनर और डेली वेजर्स। परमानेंट एम्प्लॉयज़ वो है जिनमें एक जो सेट प्रिंसिपल है सिलेक्शन का वो फॉलो किया गया और उनको परमानेंट कैडर दिए गए। उसके बाद आते हैं टेम्परेरी कैडर्स। टेम्परेरी में वो वर्कर्स हैं, हालांकि क्वालिफाइड वो इक्विवेलेंट हैं जो परमानेंट वर्कर है उनके पैरेलल हैं, लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर आते हैं प्रोबेशनर्स। प्रोबेशनर्स ये हैं जिनका सिलेक्शन तो हुआ है, परमानेंट रिक्रूटमेंट हुई है, रेगुलर बेसिस पे सिलेक्शन है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए उनको प्रोबेशन के अंडर रखा जाता है। और कुछ स्टेट ऐसी हैं अपनी इंडिया में जो प्रोबेशनर को बेसिक सैलरी देती हैं और बाकी जो अलाउंसेज हैं वो उनको दिए नहीं जाते। इस तरह डेली वेजर हैं, क्वालिफिकेशन एक है, काम सब एक करते हैं, लेकिन इन सारी कैटेगरीज में वेजेस का डिफरेंस रहता है। हालांकि रूल गवर्नमेंट ने बनाए हैं और लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में भी पूरे एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल जो अपने स्कूल्स हैं, स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें टीचर्स हैं, कुछ रेगुलर टीचर्स हैं, कुछ टेम्परेरी टीचर्स हैं। टेम्परेरी टीचर को कुछ स्टेट में बोलते हैं शिक्षा मित्र, कहीं पे बोलते हैं अतिथि अध्यापक, कहीं पे बोलते हैं गेस्ट टीचर। क्वालिफिकेशन एक है, काम सबका एक ही टीचिंग का है, लेकिन वेजेस में डिफरेंस है। परमानेंट के कंपैरिजन में टेम्परेरी को हाफ सैलरी पे की जाती है। इसके बाद अपनी कुछ आती हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस, जिनका एम ऑब्जेक्टिव था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को इम्प्लीमेंट करना। उसमें फर्स्ट आता है आईएलओ ऑर्गेनाइजेशन, अपनी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो प्रियम्बल का पार्ट है उसी में ये क्लेम करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को हम अप्लाई करवाएंगे सभी ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड आता है इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966। इसमें क्या था कि जो इस कन्वेंशन में सिग्नेटरी स्टेट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने लॉज में अमेंड करें और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को वो एप्लीकेबल करें। और जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं जिनमें एम्बिग्यूटी है राइट टू इक्वल पे के रिगार्डिंग, उन सब एम्बिग्यूटी को दूर करें एम्प्लॉय, और सारे एम्प्लॉयर जो है चाहे वो वर्कर एम्प्लॉय किए हैं उन्होंने, टेम्परेरी हैं या परमानेंट हैं, वेजेज उनकी इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद आता है आर्टिकल 4 क्लास 3 ऑफ यूरोपियन सोशल चार्टर। इसका भी जो क्या है कि जो फेयर वेजेस हैं, मिनिमम फेयर वेजेस हैं, वो सब मैन और वुमेन वर्कर को इक्वली पे होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 रिलेट है करता है राइट टू इक्वलिटी से, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो आर्टिकल 14 प्रोहिबिट करता है हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को। लॉ के सम लॉ लॉ है अपना, कोर्ट है, उन सब में सबको इक्वलिटी दी है, इक्वल राइट मिले हैं। और उसके बाद आता है आर्टिकल 15(1). 15(1) जो बात करता है वो प्रोविजन के रिगार्डिंग बात करता है। जो डिस्क्रिमिनेशन है अपनी सोसाइटी में एग्जिस्टिंग में, सेक्स बेस हैं, कास्ट बेस हैं, रिलीजन बेस हैं, उन सब डिस्क्रिमिनेशन को वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिमूव करने की बात ये करते हैं। उसके बाद आर्टिकल 15(3) आता है। 15(3) में क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट को एंडेवर करता है, स्पेशल पावर दी गई है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्पेशल लॉज बना सकते हैं। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है कि ये लॉज फीमेल की फेवर में हो, मेल को कोई बेनिफिट नहीं मिलता हो, जैसे अपने मैटरनिटी लीव्स हैं, चाइल्ड केयर लीव्स हैं, और बाकी जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में मेल एम्प्लॉयज़ को
एक साल में 10 CL मिलती हैं, फीमेल को 20 मिलती हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। उनकी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, उनको बैलेंस करने के लिए लीव दी जा सकती है और स्टेट ऐसे रूल बना सकता है। आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 रिलेट करता है जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर हैं, उन सब केस में वुमेन वेलफेयर के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्टेट जो अपने रूल हैं, पॉलिसीज हैं अपॉइंटमेंट की, उनमें कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। 100% नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत बेनिफिट वुमेन कैंडिडेट को वो दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोर्ट के थ्रू हम अप्लाई नहीं करवा सकते। ये डायरेक्टिव्स हैं स्टेट को कि अपनी फ्यूचर जो पॉलिसी बनाओगे आप, उनमें इनके बारे में भी आप फोकस करेंगे, इनको कंसिडर करेंगे। तो उसमें आता है आर्टिकल 39। 39 में स्टेट को एम्पावर किया है कि वो जो पॉलिसी बनाए उसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो, मेल और फीमेल की जो सैलरीज हैं, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो ना हो। आर्टिकल 42, स्टेट में ऐसे प्रोविज़न बनवाने हैं कि जो टर्म कंडीशंस हैं वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हों, जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो ह्यूमन कंडीशंस हो, वुमेन के वेलफेयर के लिए हो। जैसे जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें क्रैच मैंडेटरी हो चुका है आज के टाइम में, यानी कि जो फीमेल वर्कर है उनके छोटे बच्चे हैं वो उस क्रैच में रहेंगे, मदर उनकी केयर कर सकती है, बीच बीच में उनको उसको स्पेशल आवर मिलेंगे उन बच्चों की केयर करने के लिए। इस तरह के जो हैं रेस्ट रूम है, रिटायरिंग रूम है, कैंटीन्स हैं, वो सेपरेट फीमेल के लिए हो सकती हैं उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद आता है अपने आर्टिकल 51A E। आर्टिकल 15 है, 1A है जो अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इसके अंदर प्रोविज़न ये आया, ऐड किया गया कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फीमेल की डिग्निटी को मेंटेन करें, उसको रिस्पेक्ट करें, और जितनी भी डेरोगेटरी प्रैक्टिस है अपनी सोसाइटीज़ में फीमेल के अगेंस्ट, उनको सोसाइटी से हमें रिमूव करना है, इरेडिकेट करना है। कुछ अपने स्टेचुटरी लॉज बने हैं जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को अचीव करना भी जिनका गोल है। उसमें फर्स्ट आता है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। इस एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्ट ये था कि जो वर्कर्स हैं उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। कुछ केसेज हैं जहाँ पे वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए, उन केस में कंपनसेशन कितना मिलेगा और किस तरह मिलेगा, वो रूल रेगुलेशन इस एक्ट के अंडर है। सेकेंडली, लेबर की वैसे ही बार्गेनिंग पावर कम होती है और वुमेन वर्कर की तो और भी ज़्यादा कम होती है, उनका एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो इस तरह के जो रिस्क हैं एक्सप्लॉयटेशन को, उनको मिनिमाइज करना भी एक ऑब्जेक्ट इस कंपनसेशन एक्ट का है। फिर आता है मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। ये इसलिए बनाया गया था कि हर इंडस्ट्री में लिविंग वेज, फेयर वेज वो है फिक्स की जाएं, ताकि जो ह्यूमन कंडीशन है सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए, उसके लिए इतना मिनिमम वेजेस उसको एक वर्कर को चाहिए चाहिए। और इसमें एक प्रोविज़न ये भी है कि हर 5 साल के बाद वेज कमीशन बैठेगा और जितनी वेज हैं उनको रिव्यू करेगा और नई वेजेस नई इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाई जाएंगी। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, ये जो फर्स्ट एक्ट है जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए बना गया था। मेल और फीमेल जो लेबर हैं उनके अंदर का जितना सेग्रेगेशन था, डिवीजन था, उन सबको ख़त्म किया गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया और हर वर्क और हर बिजनेस में फीमेल को अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो भी इक्वल वहाँ पे जॉब कर सकती हैं। उनका प्रिविलेज राइट सिर्फ मेल का नहीं है, वो जॉब करें वहाँ पे सभी लोग इसमें कर सकते हैं। तो ये अगर किसी फीमेल को सिर्फ इसलिए डिनाई किया गया कि वो फीमेल है, यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, तो इस एक्ट के अंडर एम्पावर किया गया, वो कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं। कोड ऑफ वेजेस 2019, ये और एडवांसमेंट है। इस एक्ट के अंडर जो राइट थे मेल और फीमेल को, उनको एक्सटेंड किया गया ट्रांसजेंडर तक। गवर्नमेंट जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं उनको किसी भी कंपनी ने जो बनाए हैं अपने, उन सबको अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है। और जेंडर पे गैप को रिड्यूस करना, मिनिमाइज करना इनका एक ऑब्जेक्ट था। इसमें सेक्शन 16 है जो गवर्नमेंट को पावर करता है कि विदाउट रीजन और एक्सप्लेनेशन दिए किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा प्रोविज़न है जो अनइक्वल है, मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट करता है,
उसको वो अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं। रोल ऑफ जुडिशरी, वुमेन एम्पावरमेंट में और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को अचीव करने में जुडिशरी का भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। पहली बार ये प्रोविज़न आए किशोरी मोहनलाल बख्शी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1962 में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रोविज़न आया। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो डिमांड थी उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 1982 में रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हालांकि फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 14, 39 क्लास सी और आर्टिकल 16 को एक साथ पढ़े तो ये हमारे जो भी वर्कर्स हैं उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क उनको मिले। और आर्टिकल 32 के अंडर वो सुप्रीम कोर्ट तक रिट जुडिक्शन में अप्रोच कर सकते हैं अगर यहाँ पे कोई भी रूल का वायलेशन अगर होता है तो। स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस जगजीत सिंह एंड अदर्स, इस केस में जस्टिस केयर और जस्टिस बोबडे की उजर सुनिए थी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हर फील्ड में एप्लीकेबल है, चाहे वो डेली वेज अर्नर हो, कैजुअल हो, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो, जो सेम ड्यूटी परफॉर्म करते हैं उन सबको इक्वल पे मिलनी चाहिए और स्टेट उनको डिनाई नहीं कर सकती, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता। इसके बाद एक केस हो रहा है एयर इंडिया नरगिस मिर्जा का केस। इस केस में क्या था कि जो अपॉइंटमेंट कंडीशंस हैं वो मेल एयर होस्टेस हैं, फीमेल और एयर होस्टेस हैं, उनकी कुछ कंडीशन अलग हैं और मेल एयर स्टीवर्ड्स हैं उनकी कंडीशन अलग है। ये एक सेपरेट क्लास, इनको अलग अलग ट्रीट किया गया। हालांकि दोनों की वेजेस सिमिलर हैं, वर्क कंडीशन सिमिलर हैं, लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि हम लोग सिर्फ वेज पे कंसंट्रेट करेंगे कि वेज में अगर कोई रेम्यूनरेशन पेमेंट में अगर कोई डिफरेंशिएट है तो वो चेक किया जा सकता है, उसको बैन किया जा सकता है। हालांकि सिलेक्शन प्रोसीजर में कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया। उसके बाद आता है DS नक्कारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी आर्टिकल 13(8)D ये स्टेट की एक ड्यूटी बनाता है कि जो इम्बैलेंसेस हैं पे में उन डिस्पैरिटीज़ को दूर किया जाए, उनको रिमूव किया जाए और जो भी लोग हैं एक ही जगह काम करते हैं, एक जैसा उनका काम है, उन सबको बेसिक मिनिमम लिवलीहुड जो है वो मिलने चाहिए। मार्केंद्या वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इस केस में डिफरेंट पे स्केल था जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स का और नॉन ग्रेजुएट इंजीनियर्स का, उसको चैलेंज किया गया था। हालांकि इस केस में कोर्ट ने कहा था कि ये जो डिफरेंस है वो रेशनल होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। इस केस में कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो पे बैंड का डिफरेंस है डिग्री होल्डर इंजीनियर्स और डिप्लोमा इंजीनियर्स में वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन बेस है, तो इसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं मान सकते, ये मेंटेन रह सकता है क्योंकि एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसमें एक क्राइटेरिया है जो कि लॉजिकल है। थैंक यू।